हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने कोलीग्स, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो निबोश ID1 की है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ID1 के जो है क्या क्या सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ID1 के लिए आपको चाहिए, ID1 को पास करने की टेक्निक्स क्या है, और ID1 जो है उसका जो सिलेबस है वो स्ट्रक्चर्ड कैसे है। आज डिटेल से हम ID1 का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। कोशिश करूँगा कि ID1 का जो पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो मैं 5 to 10 मिनट के बिटवीन जो है वो ख़त्म कर दूँ। तो जो दोस्त ID कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ID1 के बारे में कि जो ID1 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये वीडियो जो है ये ओवरव्यू होगा ID1 का कि ID1 में का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, और हमारे जो हमने फोकस किन चीज़ों पे करना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप साथ रहेंगे। थैंक यू। कि निबोश IDIP निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा में टोटल जो है वो 3 यूनिट्स हैं, ID1, ID2 एंड ID3। आज हम जो बात करेंगे जिसके बारे में वो है निबोश यूनिट इंटरनेशनल डिप्लोमा यूनिट ID1, नो वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर जो है वो है सोशियो लीगल मॉडल। इसमें आपको बताया जाता है कि लीगल मॉडल्स कौन कौन से हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे इम्पैक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में इम्पैक्ट करती हैं। दूसरी है इन्फोर्समेंट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारी ऑर्गेनाइजेशनें जो है वो 100% सेफ काम करवाएं या 100% ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करें। तो जब तक उन पर लीगल या एथिकल या मोरल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो या उनको इन्फोर्स ना किया जाए बाय लीगली, एथिकली और मोरली, सो उसके लिए आप पढ़ेंगे इसमें निबोश ID1 की जो यूनिट में कि इन्फोर्समेंट किस किस तरह की है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई हैं, और अगर कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी वजह से उनमें फेलियर करती है तो उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपको एडवाइस कंपनी को करना होता है कि ये रूल्स हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन। ILO का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा एक किरदार है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा की यूनिट ID1 में आप उसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ILO है क्या, ILO का रोल क्या है, और इसके जो कन्वेंशंस हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस में कौन कौन से जो रूल्स हैं या कौन कौन से रिकमेंडेशंस पास हुई हैं और वो कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे इम्पैक्ट करती हैं। नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज एंड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बहुत सी ऐसी नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं जो आपके जॉब स्कोप, जो आपका वर्क स्कोप है उसके हिसाब से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे इम्पैक्ट करती हैं। आपकी कंपनी किस कौन सा उसका वर्क, कंस्ट्रक्शन है, ऑयल एंड गैस है, केमिकल है, वेस्ट मैनेजमेंट है, किस तरह की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उस तरह की जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं उसके बारे में भी ये जो इस यूनिट में आपको डिटेल से पढ़ने को मिलता है।
थर्ड पार्टीज हमेशा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। थर्ड पार्टीज आपको पता है, आपने बोश आईजीसी जिन दोस्तों ने किया हुआ है उनको पता है कि थर्ड पार्टीज जैसे आपकी क्रेडेंशियल बॉडीज होती हैं और इस तरह की दूसरी बॉडीज जो हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे इम्पैक्ट रखती हैं। वो भी आप इस जो है यूनिट ID 1 में डिटेल से पढ़ते हैं। इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इनका भी बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि हर कंपनी की बाय लॉ हर मुल्क में एक इंश्योरेंस होती है, और अगर उसमें इंसिडेंट एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाएं या जो इंश्योरेंस कंपनीज की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो न किया जाए तो कंपनी का जो इंश्योरेंस का जो पैसा है, जो अमाउंट वो देते हैं वो बढ़ता जाता है और क्लेम का पैसा कम होता जाता है। तो इस हिसाब से जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा जो है इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। सो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज का भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो जिसे हम ऑर्गेनोग्राम में बाज़ औक़ात शो करते हैं वो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि GM है, MD है, चीज़ मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स है, बिलो द लाइन बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो आल्सो इम्पैक्ट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को से कैसे डील करते हैं, कैसे इसको भी ये भी आपको ID 1 में बताया जाता है। लीडरशिप आल्सो बड़ा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ साथ, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो मेन रोल वही है कि लीडरशिप का होता है किसी भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के सक्सेसफुल होने में। अगर लीडर्स या लीडरशिप जो है वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करती है तो ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ग्रो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो लीडरशिप से कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे हम लीडरशिप को एडवाइस कर सकते हैं, वो आपको पढ़ाया जाता है इस ID 1 में। कंसल्टेशन भी पढ़ाया जाता है इसमें कि कंसल्टेशन आपने कहाँ किस किस के साथ आपने कंसल्ट करना है। आपके डिफरेंट इसमें ID 1 में जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अज्यूम किया जाता है। जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड गैस की ऑर्गेनाइजेशन है, या इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ कंसल्ट कैसे करना है। कंपनी के इन कंपनी के अंदर कंसल्टेशन कैसी है, कंपनी के बाहर किससे कंसल्ट करना है, तो ये भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कल्चर एंड बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम, सेफ्टी कल्चर आपको पता है, बिहेवियर सेफ्टी कल्चर और सेफ्टी बिहेवियर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके से इनको डील करती हैं। कुछ इंसेंटिव से डील करती हैं जो बिहेवियरल प्रोग्राम होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशंस का प्रोग्राम है या और इस तरह के प्रोग्राम है। इस तरह सेफ्टी कल्चर ये भी ID 1 में आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। ट्रेडिशनल एंड प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट, हमेशा जो है एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हम प्रोएक्टिव की बात करते हैं, रिएक्टिव मेजर्स की बात नहीं करते। प्रोएक्टिव मेजर रिएक्टिव मेजर्स के बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल। तो जो प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट है वही एक्चुअल सेफ्टी मैनेजमेंट है। रिएक्टिव आपको पता है, प्रोएक्टिव वो है जो हम किसी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट से पहले हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं, और रिएक्टिव जो है वो हम उसको बाद में यानी कि किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट के बाद करते हैं, जिसका ज़ाहिर है इम्पैक्ट जो है वो उस हिसाब से नहीं है। अगर आप के साइड पे इंसिडेंट या एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमने हमेशा जो है एज प्रोफेशनल जो एडवाइस करना है कंपनी को, वो हमने प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में करना है, और वो भी आप इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। रिस्क के रिस्क परसेप्शन हर आदमी की अलग होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसको आप रिस्क परसेप्शंस उसका जो है उसमें मैनेज करते हैं, उसमें बताते हैं। अगर आप साथ यही नेक्स्ट चैप्टर देखें तो वो ह्यूमन फेलियर्स और ह्यूमन फैक्टर्स का है।
सोशल लीगल मॉडल्स भी इसमें डिस्कस होते हैं। तो आपने जो रिस्क परसेप्शन है उसको सही डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो चंद चैप्टर से आते हैं, जो मैं ज़्यादा आते हैं वो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि किस किस में ज़्यादा जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से। कंप्यूटेंस ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड सुपरविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी ज़ाहिर है मैनेजमेंट कंपिटेंट होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए, नो सुपरविजन नो वर्क। सो सुपरविजन के भी डिफरेंट लेवल्स हैं, कंपिटेंसी के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कैसे एज ए मैनेजर हम कैसे इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, ये आप आल्सो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। हाई रिलेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, HRO, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो ID1 में आपको पढ़ने को मिलता है। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी हम इसमें टेक्निक सीखें उतनी कम है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। जब आप हैज़र्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसको मैनेज करना या उसको कंट्रोल करना आसान होता है। जब तक आप हैज़र्ड को आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक करते हैं हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो ये सारी टेक्निक्स आप पढ़ते हैं निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा ID1 में। मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, जब आपको रिस्क का पता होता है तब आपको उसको मैनेज करना आसान होता है, आपको समझ होती है कि अब ये हमारा रिस्क है, हम इसको मैनेज करें। सो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड देन वी गो टू द मैनेजिंग द रिस्क ऑलवेज। सो यहाँ पे आप जो है इस चैप्टर में उसको भी आप डिटेल से पढ़ते हैं कि रिस्क को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। लॉस कॉसेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम डेटा एनालिसिस करें। लॉस कॉसेशंस की थ्योरी है इसमें, और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो आप इसको भी आप डिटेल से पढ़ते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे जॉब में। मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ये हमारे जॉब का एक मेन सब्जेक्ट है। हम इसको निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा ID1 में डिटेल से पढ़ते हैं। तो और एग्ज़ाम और आपके इवन जॉब इंटरव्यूज़ में भी मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में बहुत सी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी जब आपके इंटरव्यू क्वेश्चन स्पेशली हो रहे हों तो मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में ऑलमोस्ट मैनेजर्स पे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल स्किल्स, हमें कौन कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल में स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि स्किल जो हम अपने आप ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हम स्किल हासिल करते हैं, और जब हम किसी कंपनी में जाते हैं उस स्किल को सेल करते हैं, ठीक है, जिसके हमें पैसे मिलते हैं एज हमारी वेजेस के। तो इसमें आप निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा ID1 में आप सीखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की स्किल के बारे में भी। नेक्स्ट है सोसाइटल फैक्टर्स। सोसाइटल फैक्टर्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है आपकी लाइफ पे भी, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ पे भी सोसाइटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सोसाइटल फैक्टर्स को मैनेज कैसे करते हैं, सोसाइटल फैक्टर होता क्या है, ये सारा भी आप निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा ID1 में पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये भी ID1 में पढ़ाया जाता है, और ID1 में ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसमें जैसे आप किसी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपके टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है, आपके बंदे चेंज होते हैं, HSE चेंज होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है कंपनी पे। समटाइम्स ये होता है, ये साइड बेस भी होता है कि साइड बेस पे एक इंजीनियर है, एक सुपरवाइजर है, वो काम कर रहे हैं, सडनली वो इमरजेंसी पे चले गए हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, तो अब उसको कैसे मैनेज करना है। कॉर्पोरेट में अगर ऑर्गेनाइजेशन चेंज है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये आप ये भी इस चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ते हैं।
سپلائی چینز بھی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ بہت زیادہ جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں، جس میں آپ کی پی پی ایز کی سپلائی چینز ہیں، آپ کے واٹر سپلائی چینز ہیں، آپ کے فیسلٹیز کی سپلائی چینز ہیں کی سپلائیز ہیں، باقی یہ جتنی بھی سپلائیز ہیں، آپ کے سٹور، آپ کے اکوپمنٹ، یہ سارا سپلائی چینز کے تھرو آتا ہے. اگر ہماری سپلائی چینز اچھی نہیں ہیں دین اٹس بگ پرابلم ایٹ سائٹ. آپ یہی ایک دفعہ امیجن کریں گے اگر آپ کو پی پی سائٹ پہ پراپر نہیں مل رہے ہیں تو کتنا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی پانی سائٹ پہ نہیں مل رہا ہے، کوئی جو فیسلٹیز ہیں وہ صحیح برابر نہیں ہے، تو یہ آپ کے آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ پہ امپیکٹ کرتا ہے. تو سپلائی چینز کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ بھی آپ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی اس یونٹ میں پڑھتے ہیں.